खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। 8 साल के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग पर अपना फैसला सुना दिया। और ये फैसला सुनाया और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है। जस्टिफाई करने में उन्होंने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग की मद में जो पैसे वसूल किए बाहर के बैरून मुल्क से, जो उनको फंडिंग हुई पार्टी के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला मुस्तरद किया और उन्होंने कहा यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें एक शो कॉज नोटिस मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से ये इस्तफसार किया है कि क्यों ना उनकी ये फंडिंग या वो पैसा जिसको वो जस्टिफाई करने में नाकाम हुए हैं और जो ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है उसको क्यों ना जब्त कर लिया जाए। ये तो एक बात, लेकिन इसके साथ साथ इस केस में बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं या थ्रेड्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं वो बेशुमार हैं कि इसके बाद क्या वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकती है और तहकीकाती इदारे उनका क्या काम है। अब ये एक तवील लिस्ट है जिसमें सैकड़ों के हिसाब से इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्तन फ़वक्तन पैसे दिए। वो $100 से लेके हज़ारों डॉलर में वो होते हैं। आरिफ नकवी साहब, जिनका नाम पहले भी चलता रहा और अब दोबारा आया फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में, जिन्होंने तकरीबन $20 लाख जो हैं वो ट्रांसफ़र किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में और कहा गया कि ये सोर्स ना बताई जाए। अब जब ये सवाल आया और ये भी रिपोर्ट्स मीडिया के सामने आई जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से मुस्तरद नहीं किया कि कई एक ऐसे डोनर्स हैं, यानी वो लोग जो फंड करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको मरात मिली या रिवॉर्ड मिला और उनको कुछ ऐसी जगहों पे ठेके मिले। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो वो डोनर्स, जो बड़े बड़े डोनर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो फेवर रिटर्न की। ये तहकीक होना बाकी है और ये जब वफाकी या दीगर इदारे जो हैं इस पर तहकीकात करेंगे, ये साबित हो गई बात, तो ये एक और ख़तरनाक चीज़ है कि आपने पैसे वसूल किए और जब आप इक़्तिदार में आए तो आपने उन पैसे वसूल करने की एक अलग तरह से कीमत अदा की एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितनी मुश्किलात हैं, अगरचे वो डाउन प्ले कर रहे हैं इस चीज़ को कि सिर्फ एक शो कॉज नोटिस है और इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। ऑलरेडी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का कह दिया है और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनका भी फैसला किया जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी है, ये जो केस है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब हैं वो लेके गए थे और 8 साल तक ये केस चला। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी पे अगर कोई इल्ज़ाम है तो वो 2 से 3 साल पहले आया और उसको इलेक्शन कमीशन, अगरचे उस पर भी यकीनन तहकीकात होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन जो केस इन हैंड है, अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई गलत काम किया और दूसरे के गलत काम से आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ इस केस के हवाले से या वो जवाबात जो नहीं दे सके स्क्रूटनी कमेटी को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो देने चाहिए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। अजीम चौधरी साहब हमारे वीडियो में मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, तज्जियाकार जाने माने आपके, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एडवोकेट लतीफ़ आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रहनुमा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें ज्वाइन करने का। अजीम चौधरी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये बताइए कि एक सर्टिफाइड सादिक व अमीन इमरान खान साहब ने एक झूठा बयान हल्फी क्यों जमा कराया? बहुत शुक्रिया। ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों जमा कराया, मैं एज्यूम कर सकता हूँ। और अगर मैं एज्यूम करूँ कि वो एक नैरेटिव को डेवलप करना चाहते थे और उसके लिए एक बहुत बड़ी तशहीरी मुहिम की ज़रूरत थी, बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की। अब उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो कैसे चली और क्यों चली। और वो ये थी कि पाकिस्तान की पिछली 2 हुकूमतें बहुत करप्ट थी, उनके लोग बहुत करप्ट थे, उन्होंने लोगों को बहुत माली मनफियत दी और अपने वसाइल जो थे उनको बढ़ाने के लिए सरकार के ऑफिसेस को इस्तेमाल किया, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, अकरबा परवरी की गई। ये एक कैंपेन उन्होंने चलाई, किसके कहने पे चलाई ये वक्त ख़ुद साबित कर देगा। और अगर वक्त के पास कमी हुई तो मैं किसी दिन आपके प्रोग्राम में इस पर भी बात कर लूँ। ठीक। उस मुहिम के नतीजे में उनका वो नैरेटिव जो था कि हम तहरीक इंसाफ हैं वो साफ चली, शफाफ चली। और मेरा ख्याल है कि वो जितनी साफ थी और शफाफ थी उतनी रही नहीं, बल्कि उससे पहले भी नहीं थी।
लेकिन चूँकि एक बयानिया बनाना ज़रूरी था उनके लिए, उन्होंने बनाया और एक तशहीरी मुहिम जो चल रही थी उसके साथ मिल गया, वो जलती पर तेल का काम किया और उसके नतीजे में वो बहुत पॉपुलर हुए, इसमें कोई शुबा जी बिल्कुल। मेरा जो सवाल है, अगर मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सादिक व अमीन डिक्लेयर किया इमरान खान साहब को, अब वो जो डिक्लेरेशन है सादिक व अमीन की, या वो दुरुस्त नहीं है या आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को भी तो धोखा दिया जा सकता है। अगर गवाही वहाँ गलत हो, जज फेवर करना चाहता हो, तो आप और मैं तौहीन अदालत के अलावा क्या कर सकते हैं? हमें सज़ा मिल सकती है अगर हम उस वक्त बात करें। आज अगर हम उस किए हुए फैसले पर बात करें तो फैसला देने वाले जो हैं, महफिलों में लोग उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वो पीछे हट जाते हैं, कह देते हैं कि हम आपसे हाथ नहीं। इस फैसले के बाद क्या इमरान खान साहब को सादिक व अमीन कहना जायज़ होगा? आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि उन्होंने झूठ बोला। इन्होंने फ्रॉड का लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन फासिक इसी मायने में आता है। और अगर मैं 62(1)(f) को पढ़ूं तो उसमें जो शख्स झूठा हो और वो सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो और फासिक हो, वो सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल है और उसको सादिक और अमीन नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो इसका यानी कि मवाजना आप नवाज शरीफ साहब के केस के साथ कर सकते हैं? वो तो अब होगा, सिर्फ वही नहीं होगा, जहांगीर तरीन का केस भी एक मौजूद है, वो पार्टी के ओहदेदार थे। इमरान खान साहब भी अगर ये केस चला जी और उनके हक में फैसला ना आया ठीक और किसी मखसूस बेंच के पास ना लगा, तो फिर यकीनन वो भी पार्टी के ओहदेदार नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक। हैदर वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून हैं, आप इनको टीवी पे भी देखते हैं। हैदर वहीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आज के इस फैसले के ऊपर क्या है आपका आर्गूमेंट के अब क्या वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है या सियासी प्रेशर का शिकार हो जाएंगे जैसे माजी में हमने देखा? देखें, कानूनी तौर पर तो उनके पास ये अख्तियार होगा आज के इस फैसले के बाद, और हमारे उस्ताद हैं लतीफ़ अफरीदी साहब, वो आपको मज़ीद बताएंगे और हैदर साहब भी आपको बताएंगे। लेकिन जो ये फैसला है, क्या ये मौजूदा हुकूमत करेगी? जो इस वक्त मुल्क का जो माशी माहौल है, जो तकसीम दर तकसीम है, रियासत के इदारों में भी, जमातों में भी और इत्तेहादियों में भी, तो क्या उनके अंदर ये तवानाई और ताकत होगी? कानूनी तौर पर बिल्कुल उनके पास मौका है। कानूनी तौर पर तो एक शहरी के पास भी होगा। हनीफ अब्बासी, आपको याद होगा, गए थे सुप्रीम कोर्ट इन्हीं इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए कि इन्होंने झूठ बोला है, तो उन्होंने कहा कि जी पहले आप इलेक्शन कमीशन जाएं, वो फैसला कर ले कि जी इन्होंने झूठ बोला है और गलत डिक्लेरेशन दी है, तो उसके बाद हमारे पास आए। तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी वो घड़ी आ गई है। लेकिन इसका इन्हिसार इस मौजूदा हुकूमत और उनके पास कितनी ताकत है अखलाकी और सियासी, उसी से तय होगा। ठीक, लेकिन इखलाकी ताकत से क्या मुराद है? सियासी ताकत तो हम समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब प्रेशराइज कर सकते हैं, एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, पंजाब और केपी हुकूमतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इखलाकी ताकत की क्या वो है? अगर कानून सीधा सीधा है तो इसमें इखलाक कहाँ से आ गया? देखें, अगर आपकी अपनी जो फौज है वो एक सफ़े पर ना हो तो फिर आपके अंदर वो एतमाद पैदा नहीं होता। तो मेरा इशारा उस तरफ था कि जब तक ये तमाम तर इत्तेहादी और ख़ुद जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, ये एक सफ़े पर नहीं होंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, तो तब तक वो ये लड़ाई का फैसला, ये तो लड़ाई का आगाज़ होगा ना जब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन लेके कि जी इन पर पाबंदी लगाएं, तो ज़ाहिर एक बिगल बजेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लतीफ़ अफरीदी साहब, अब इस फैसले के बाद आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जनाब, मसला ये है कि इमरान खान का बयानिया यही है कि पाकिस्तान, ये जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान की जमात हो, तो सिवाय उनको गालियां देने के इमरान खान ने गुज़श्ता
8-10 साल में और कुछ नहीं कहा। और इस वक्त इस कदर कशीदगी बढ़ी है कि बहुत से खतरनाक, मसलन फवाद चौधरी ने कहा कि सिविल वार का खतरा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिविल वार का खतरा है, अल्लाह बचाए। लेकिन ऐसे इनके दरमियान जो कशीदगी है और जो मुस्तकबिल में आने वाली है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये जो फैसला है उसका इलेक्शन कमीशन का, ये बहुत अहम फैसला है। इससे तहरीक इंसाफ का और उसके लीडर के मुस्तकबिल का फैसला जरूर होगा, क्योंकि इसमें हमें बताया जाता है कि सैकड़ों कंपनियों ने इनको पैसे भेजे हैं। कहा जाता है दरोग बरगर्दन रावी के इसराइल से, हिंदुस्तान से, पता नहीं किस किस मुल्क से इनको फंड मिला है। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेरेशन किया है, अगर ये डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट के पास बतौर रेफरेंस चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसका जांच लेगी कि इस सूरत हाल में इमरान खान और उसकी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया जाए। तो उसमें उनको इख्तियार है, कानून में सेक्शन 212 इलेक्शन एक्ट का है और बाकी भी प्रोविजंस हैं कानून में, आइन में, कि इसके पार्टी को डिसॉल्व किया जा सकेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट भी अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कौन सा बेंच बैठता है, किस किस्म का, कितने जजेस का बेंच बैठता है, और ये तो कौमी अहमियत का फैसला है। मैं तो मुतालबा करूंगा कि इसके लिए फुल कोर्ट बैठनी चाहिए, ताकि फिर ये ना हो कि ये फलां का फेवरेबल बेंच है और ये फलां के खिलाफ है और ये मैं इस पे इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आता हूँ अफरीदी साहब। इसी पॉइंट पे हैदर वहीद साहब से भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा, जो आपने भी बात की अफरीदी साहब। हैदर वहीद साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस, आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहते हैं कि ऐसी पार्टी के खिलाफ 15 दिन में डिक्लेरेशन जारी करना वफाकी हुकूमत पर लाजिम है, कोट अनकोट। तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस अपनी जगह पे, क्या इसके अलावा वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की रोशनी में खुद वो कोई ऐसी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे? कानून क्या कहता है? देखें, 2-3 एवेन्यूज हैं। एक तो शो कॉज इशू हो गया है कि फंड्स कॉन्फिस्केट होने चाहिए या नहीं, वो ईसीपी का परव्यू है, वो सबसे बिनाइन और सबसे हल्की बात है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर तो स्ट्रेटेजिकली हम -1 की बात करें, जो कि जिसकी हवा कुछ अरसे से इस मुल्क की सियासत में चल रही है, तो वहाँ पे खान साहब जो हैं उनके अब खिलाफ, क्योंकि ये डिक्लेरेशन एक आ गई है कि प्रोहिबिटेड फंड्स उनकी पार्टी ने लिए और वो बहैसियत पार्टी लीडर उन्होंने सर्टिफाई किया, एफिडेविट से किया, जैसे भी किया, फॉल्स स्टेटमेंट दी और आगे जो है वो ईसीपी को जो कम्युनिकेट की गई सारी डिक्लेरेशंस भी, तो वो प्रोहिबिटेड फंड्स थे एक्चुअली, और उन्होंने उसको जो है वो रेगुलर फंड्स दिखाया। तो ये जो मटेरियल झूठ है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने पैसे लिए, अपनी सियासत को परवान चढ़वाया, तो इसकी बुनियाद पे कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन से रुजू किया जा सकता है कि वो इस रूलिंग जो ईसीपी की है इसको आगे ले जाते हुए इसकी बुनियाद पे और कुछ अपनी जांच पड़ताल की बुनियाद पे इनको सादिक और अमीन जो है उसके मयार पे ना उतरते हुए, डिक्लेयर करते हुए इनको डिस्क्वालीफाई करे, और लिहाजा फिर वो अपनी रुकनियत भी खो बैठे और सियासत में हिस्सेदारी भी ना डाल सकें। एक तो ये एवेन्यू है। उसमें खान साहब जो है, जब उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में केस जाएगा तो शायद वो ये कहें कि मैंने ये दानिस्ता किया या इनएडवर्टेंटली मुझसे हुआ, इस पे शहादत की ज़रूरत है, मेरा भी हक है कि मैं ड्यू प्रोसेस से गुजरूं, फेयर ट्रायल मुझे मिले, शहादत मैं भी लीड करूं और जो मेरे खिलाफ शवाहिद हैं उनको मैं कन्फ्रंट कर सकूं, क्रॉस एग्जामिन कर सकूं। हो सकता है उससे मामला डिले हो सकता है इलेक्शन के बाद
आगे ना चली जाए। अगर तो शहादत लीड करने का उनको मौका मिल जाता है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन खान साहब ने जो है उनका पैटर्न ये बताता है, एक तो माशाल्लाह खुद फंड रेजिंग करते थे, अगर तो ऐसे फंड रेजर्स पे खुद गए हैं जो फॉरेन कंपनीज के थे या वहाँ मालकान बैठे हुए थे फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनी वाले, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए ये जस्टिफाई करना कि ये तो गलती से हो गया, मुझे तो नहीं पता था। दूसरी बात ये कि देखें, ऑडिटेड अकाउंट्स जो है उसका ये मतलब नहीं होता कि जिसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है वो उससे अब्सॉल्व हो जाए। ऑडिटेड अकाउंट्स का महज ये मतलब है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है उन अकाउंट्स को, लेकिन जिम्मेदारी पार्टी हेड की है कि वो अकाउंट्स जो डिक्लेयर भी हो रहे हैं वो दुरुस्त हों, एक्यूरेट हों। जी बिल्कुल सर, एक सवाल है सर हैदर साहब, आज बैरिस्टर अली जफर साहब जो कई केसेस में तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बल्कि पार्ट ऑफ पीटीआई हैं, वो कहते हैं कि जी बयान हल्फी नहीं है ये, जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जमा कराया था, ये एक सर्टिफिकेट है अकाउंटेंट के जरिए आया और पार्टी हेड ने कर दिए और इसमें पार्टी हेड की उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं बनती। उनका ये एक मौक़िफ़ आया है। देखें, फॉल्स स्टेटमेंट होती है, वो चाहे ओथ पे हो या ओथ पे ना हो। ओथ पे होने से अगले बंदे को ये जरूर होता है कि आपको शायद आपकी क्रीडेंस में, आपकी एविडेंशियरी वैल्यू में इजाफा हो सकता है कि भाई ये ओथ पे कह रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद ज्यादा हों, तो शायद वो सच बोल रहा हो, ये अगले के सोचने की बात है। लेकिन अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, वो ओथ पे दे या ओथ पे ना दे, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि अगर ओथ के बगैर मैं झूठ बोलूं तो वो डिसऑनेस्टी नहीं है? अगर मैं ओथ के बगैर मटीरियली अपनी पार्टी को फंडिंग दिलवाने के लिए, अपनी सियासत को परवान चढ़वाने के लिए झूठ बोलूं ईसीपी से कि भाई ये प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है, ओथ पे ना बोलूं, वैसे ही एक कागज के टुकड़े पे बोलूं, तो क्या वो झूठ नहीं है? क्या वो मटीरियल नहीं है? तो मैं इससे जो है वो बसदे एहतराम एग्री नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि खान साहब के पे जो इल्जाम है और वो ईसीपी की जो डिक्लेरेशन है, वहाँ खान साहब जो है वो खुद से नहीं डिफेंड उन्होंने अपने आप को किया था इस नुक्ते पे कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं। इसलिए ये मौका उन्हें कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में मिलेगा जब ईसीपी के इस फैसले की बुनियाद पे उनको नाअहल करार देने के लिए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में केस जाएगा, तो बेशक कि उनको ये मौका उस वक्त ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजों से मिलेगा कि वो भी ये साबित कर सके कि ये दानिस्ता नहीं था, ये सदाकत और अमानत का मामला नहीं था। और यही बातें जो आज अली जफर साहब कह रहे हैं कि भाई ये ओथ पे नहीं था, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन उन्हें मौका डिफेंड करने का जो ईसीपी में नहीं था वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में मिलेगा। ये जो बात अब है कि बैनिंग ऑफ द पार्टी, ये थोड़ी सी इसके हट के बात है। लेकिन इसमें फेडरल गवर्नमेंट या एक जो है वो मोहताज नहीं होती किसी ईसीपी के फैसले की, लेकिन हाँ ईसीपी के फैसले की बुनियाद पे जांच पड़ताल एडमिनिस्ट्रेटिवली करते हुए वो डिसॉल्व करने की सिफारिश कर सकती है, फैसला कर सकती है, जो कि 15 रोज के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस की सूरत में भिजवाना है और अल्टीमेट फैसला पे सुप्रीम कोर्ट देगी। टेस्ट डिफरेंट है। एक आखिरी बात, टेस्ट थोड़ा सा इस तरह डिफरेंट है कि वहां पे सिर्फ सच्चाई और झूठ की बात नहीं है, वहां पे आपको दिखाना है कि फॉरेन फंडिंग ली खान साहब ने, पीटीआई ने, और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के बरक्स ली, तो वो थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा मुश्किल और डिफरेंट है सदाकत और अमानत के मुकाबले। बिल्कुल ठीक। अजीम चौधरी साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं जो हैदर वहीद साहब कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग, एक तो आपने फंड्स लिए और आपने पार्टी की मुहिम चलाने के लिए या अपने अखराजात जो आपके सियासी अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए, लेकिन अगर उस फंड आपने जो वसूल किए उसके जवाब में आपने उन लोगों को जिन्होंने, जो डोनर्स थे, आपको उन्हें कोई बेनिफिट दिया, जैसे एक स्कैंडल सामने आया हाल ही में, एक रिपोर्ट हुआ कि आपने नथिया गली में कोई रिजॉर्ट बनाने का एक साहब को दिया जिन्होंने तकरीबन $25,000 आपकी की थी, या आरिफ नकवी साहब ने एक हैवी अमाउंट आपको दी और उसके बदले में आपने जो उनको बेनिफिट्स दिए, तो ये चीज़ तो वफाकी इदारों को या तहकीकाती इदारों को इस्टेब्लिश करनी है कि कनेक्शन क्या था। वो आपके ख्याल में ज़्यादा खतरनाक बात है इससे कि जस्ट फंडिंग आई? देखिए, यहाँ जो पिछली बात है मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर यहाँ आता हूँ। एक है पीटीआई का मुकदमा, पीटीआई को पैसे मिले, और एक है इमरान खान साहब का अपना कंडक्ट। मेरा ये ख्याल है कि वजारत कानून, वजारत पार्लिमानी अमूर और इंटीरियर अपनी अपनी डेलिब्रेशंस देंगी कैबिनेट को, और कैबिनेट इस पर फैसला करेगी कि हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना। जमात इस्लामी को भी इस मुल्क में एक दफ़ा बैन किया गया, नैब को भी बैन किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी को भी बैन किया गया। पार्टी का बैन करना एक और चीज़ है, उसके लिए बहुत सारे मामला जो हैं वो एक
नई पार्टी बनकर सामने आ सकती है, नए लोगों को सामने लाया जा सकता है। लेकिन खान साहब का जो मामला है उसमें खान साहब का 62(1)(f) के तहत मामला चलेगा और मेरा ये ख्याल है कि स्पीकर के ज़रिए रेफरेंस जाएगा, स्पीकर को रेफरेंस दिया जाएगा। खान साहब कौमी असम्बली के रुकन है इस वक्त, और रुकन के खिलाफ रेफरेंस वाया स्पीकर जाता है और वो 3 दिन में इलेक्शन कमीशन को भेजने के पाबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन अपने इसी फैसले की रोशनी में इसकी रूगर्दानी नहीं कर सकेगा जिसमें वो ये कह चुका है कि खान साहब ईमानदार नहीं है और उन्होंने झूठा बयान दिया है। और इसी की बुनियाद पर जैसे फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया, बहुत मुमकिन है खान साहब का नसीब भी वैसा ही हो। लेकिन उसके बाद खान साहब के पास 2 फोरम मौजूद होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे, हाई कोर्ट नहीं वो जा सकेंगे। हाई कोर्ट में वो डिले करने के लिए जा सकेंगे, लेकिन खान साहब अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे इस सारे मामले में। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को ये जो ज़मीन थी 200-400 केनाल, इसके बदले बहुत सारे पैसे जो थे कई 100 करोड़ रुपए उनको माफ़ कर दिए गए या उनको दे दिए गए या उनसे कन्फिस्केट होने थे, उनके वो जब्त होने थे, वो उनको दे दिए गए। जो नकवी साहब हैं उनको कई के मामलात में बिजली वहाँ पैदा करके देनी थी जो उन्होंने नहीं दी, तांबे की तारें हैं वो उसमें बदल गई दूसरी तारों में सिल्वर की। इस तरह के मामला जो कराची की बिजली के मामला थे और शंघाई वालों को वो बेचने या उनसे ख़रीदने का जो मामला था, उस सब में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और अगर किसी ने गवर्नमेंट के मामलात के हवाले से किसी कोई सहूलत लेकर या बग़ैर सहूलत के अकरबा परवरी कर कर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुझे ये आपको कोई सहूलत दी है तो वह जवाबदेह है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अच्छा, तहरीक, एक आखिरी सवाल ब्रेक से पहले, तहरीक इंसाफ में सैकड़ों लीडर ऐसे हैं जो इलेक्ट होने की सलाहियत रखते हैं, पॉपुलर हैं, उनका एक अपना सियासी वजन है और ज़रूरी नहीं कि वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन या उनके चंद जो करीबी साथी हैं, उनका क्या कसूर है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एज अ पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो लोग जिनका ना लेना ना देना इस मामले से, उनका क्या कसूर आप करेंगे? या देखिए वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। देखिए इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो मौजूद हैं, कुछ वापस जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि हुकूमत ये चाहेगी कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। वो ये तो ज़रूर चाहेंगे कि खान साहब से उनकी जान छूट जाए और खान साहब पॉलिटिक्स से ज़रा अलग हो जाएं, फिर बयान की हद तक रह जाएगा मामला, फिर वो जलसे जुलूसों और टीवी पर नहीं आ सकेंगे, उनकी उस तरह शोहरत नहीं हो सकेगी। ये तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन होगा और शायद यही किया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के मामले पे चलेंगे तो फिर सियासी फिजा जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब, एक तो बात है कि यकीनन जो इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफ हैं उनको फ़ायदा होगा अगर इमरान खान साहब से सियासी मंजरनामे से हट जाते हैं, लेकिन एक कानून भी बात करता है, चाहे फ़ायदा हो या ना हो, चलना तो कानून के मुताबिक है। बिल्कुल आर्टिकल 6 का मुकदमा भी हुकूमत ने रियासत के हवाले से चलाना होता है और ये मामला भी हुकूमत ने ही फैसला करना है कि वो करे या ना करे। फर्ज कीजिए काबीना ये फैसला कर दे कि नहीं, हम इसको बैन नहीं करवाना चाहते, इसका सियासी मैदान में रहने दिया जाए और वहाँ इसका मुकाबला किया जाए, तो हम कैबिनेट के फैसले को रद्द नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन साथ रहिएगा। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jordan and Pakistan are enjoying a very strong and historic relationships. The diplomatic relations has begun after Pakistan's independence back in 1947. And Jordan opened its first embassy in Karachi in 1957. It's worth mentioning here that Jordan was the 5th country in the world that recognized the brotherly Islamic Republic of Pakistan. On behalf of the leadership, government, and people of Jordan, I would warmly like to congratulate and express my sincere wishes to
the leadership, government and people of Pakistan on this auspicious occasion, Pakistan Independence Day. May Allah bless Pakistan with peace, stability and prosperity. Azmi Ali Shan, Shad Rahib. सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की, जिसमें उन्होंने करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की गैर मुल्की सोर्सेज से भी। इस पर बात कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अजीम चौधरी साहब, हैदर वहीद साहब और लतीफ़ आफरीदी साहब साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है इसकी एक सियासी नौइयत है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब से शायद रब्ता मुनक़ता हो गया। लतीफ़ आफरीदी साहब, आपके पास आता हूँ। अभी हैदर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसमें जो वफाकी हुकूमत के पास भी जो इख्तियार है। अब सवाल ये कि अगर ये रेफरेंस बनता है, और अजीम चौधरी साहब की बात जो मैं आगे बढ़ाऊँ कि स्पीकर कौमी असम्बली अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजते हैं। आफरीदी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब से रब्ता बहाल हो गया। सोलंकी साहब, इसका एक सियासी पहलू है और यकीनन अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, वो सियासी मंजरनामे से हटते हैं, तो उसका फ़ायदा उनके सियासी हरीफों को होगा। लेकिन इस चीज़ को सोचना ही क्यों चाहिए कि सियासी फ़ायदा होगा या सियासी नुकसान होगा? एक फ़ैसला है सामने, दो माहिर कानून हमारे साथ बैठे हैं, वो जैसे बता रहे हैं कि सीधा सीधा कानून की बुनियाद पर फैसला करें। अगर वो नाअहल होते हैं नाअहल करें, नहीं होते तो उसके मुताबिक कार्रवाई करें। तो ये बहस ही क्यों है कि सियासी फ़ायदा या नुकसान? देखें, इस मुल्क के अंदर कानून और आइन के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 70 साल में, उसके जो ऐनी गवाह हैं वो आफरीदी साहब हैं, वो आपको बताएंगे। इस मुल्क के सबसे बड़े अदालत के अंदर जो साबिक वजीर आज़म, जो मुल्क के आइन के एक तरह से बानियों में से थे, उनके साथ जो कुछ हुआ और उनको अब तक कितना इंसाफ मिला है वो आपको पता है। ये एक हकीकत है कि कानून और आइन को सियासी जो फ़ायदे और नुकसान उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जिस तरह से वज़ारत उज़्मा से हटाया गया और पार्टी की सदारत से हटाया गया, तो उसके अंदर आइन कितना है, कानून कितना है, और वो जो रिसीवेबल इनकम थी जो उन्होंने नहीं ली, उस बुनियाद पर जो उनको ताहयात न सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि उनको, उनकी बेटी को जेल में डाला गया, तो वो सब हमारे सामने है। तो अगर आप इमरान खान खुद ये खेल खेलते रहे, वो नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपने पूरे गैंग को लेकर के इनको नाअहल करें और फिर इन्होंने लड्डू नहीं बांटे थे, तो ये एक ऐन फितरी बात है कि दूसरे भी इस तरह से करना चाहेंगे। लेकिन अब आइन और कानून की जो बात है, मैं तो हैरान हूं आज सुबह से कि कुछ पीटीआई के जो बड़े बड़े लीडर वो जो है वो छलांगे मार रखे, देखे हम तो कामयाब हो गए, हम पे तो पाबंदी नहीं लगी, हमने तो सिर्फ प्राइवेटेड ममनुआ फंडिंग की है, हमने तो गैर मुल्की फंडिंग नहीं की। तो बेहतर यह है कि वो समझ ले कि फैसला क्या है। और मैं सबसे हैरान हूं बैरिस्टर अली जफर पे कि वो फार्म 1 जो है उसकी इबारत पढ़ ले, उस पर क्या लिखा है आपको बताएंगे हैदर साहब और दूसरे लोग। उस पर लिखा है कि आई सो एंड सो हेयर बाय डिक्लेयर ऑन ओथ के द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये इसका अगर उर्दू में तर्जुमा अगर अली जफर साहब बता दे तो लोगों की मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, आज इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया, इससे पहले एक एहतजाज की भी कॉल दी जो 4 तारीख को वो मुमकिना तौर पे तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर। और उससे पहले भी एक पूरी मरबूत किस्म की एक मुहिम चलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार हैं और नून लीग की या दीगर सियासी जमातों की फेवर कर रहे हैं। तो वो उन्होंने एक पूरा का पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। तो अब इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि जो पीटीआई ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो स्टैंड करेगा इन द आई ऑफ द पीपल? देखिए, अवाम
की जो राय है वो तो पता चलती है इलेक्शंस में, तो जब इलेक्शंस होंगे तो फिर पता चलेगा। ये ट्विटर ट्रेंड से और जो दूसरा सोशल मीडिया से, उससे तो पता नहीं चलता, तो उसके बारे में हम अभी ज्यादा यकीन के साथ कह नहीं सकते। ठीक ठीक। लतीफ़ आफरीदी साहब, आज असद उमर साहब ने कहा कि जी हम 2 पिटीशंस दायर करेंगे, और एक तौहीन अदालत की और दूसरी जो है वो फैसले के खिलाफ, यानी तौहीन अदालत की जो पिटीशन है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शायद वो करना चाह रहे हैं। तो इस पे ज़रा बताइएगा कि क्या रेमेडी मौजूद है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, और जैसे 8 साल ये तवालत इख्तियार कर गया केस, जब ये सुपीरियर जुडिशरी में जाएगा मामला, तो उसमें मतलब ऐसे केसेस में क्या ज़्यादा वक्त लगता है या फौरी तौर पर यह फैसला आ जाता है? नहीं, बात यह है कि तौहीन अदालत का तो मुझे इल्म नहीं कि किस बात पे किसका तौहीन हुआ है, और वो किस बुनियाद पर किस कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएंगे। खैर वो तो उनकी अपनी राय है। जहाँ तक दूसरा मसला है, तो दूसरे मसले में मसला ये है कि उनके लिए हाई कोर्ट भी ओपन है, सुप्रीम कोर्ट भी ओपन है, वो दोनों जगह जा सकते हैं, वो पिटीशन कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता ये एक मुहिमा है, एक सवाल है कि कानून में तो है कि पार्टी कैन बी डिसॉल्व, लेकिन उसके लिए शराइत है। तो आया मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो कशीदगी है दोनों के दरमियान, तहरीक PTI में और इन लोगों में, तो उस कशीदगी के बुनियाद पे मुझे तो यकीन है कि वो इसको रेफरेंस दायर करेंगे ताकि ये पार्टी डिसॉल्व हो। लेकिन पार्टियां जो हैं दूसरी भी बनाई जा सकती हैं, जिस तरह के मेरे दोस्त ने कहा। अलबत्ता ये है कि इस फैसले का पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा दूररस असरात होंगे और बड़े पॉजिटिव असरात होंगे, ताकि ये जो शख्स गुज़श्ता 20 साल से लोगों को गालियां दे रहा है, चोर और डाकू कह रहा है, लुटेरे कह रहे हैं, आज खुद वो साबित हो गया कि उसने सैकड़ों कंपनियों से और बाद लोगों से 30-30 लाख डॉलर को पता नहीं किससे कितना, मुझे तफसील मालूम नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रुपयों में ये अरबों रुपए उन्होंने लिए हैं और उनको छुपाए रखा। उसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, झूठा सर्टिफिकेट दिया, झूठा बयान दिया, और सितम वाला है। सितम ये कि गुज़श्ता 8 साल इसको एक दिवाली केस बनाया, हालांकि ये केस 6-7-8 महीने का केस था, ये 8 महीने में खत्म होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने इसको डिलिबरेटली इतना तवालत डिले किया। एक सवाल अभी आपने आफरीदी साहब, चोर की दाढ़ी में टिंकी की वाली बात है कि उसको पता था कि उसने गलती की है, जो फंड उसने वसूल किए हैं वो अगेंस्ट द लॉ है, कानून के खिलाफ हैं। अब ये फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसके खिलाफ क्या करती है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। जी, लेकिन इससे पहले पिछले सवाल के जवाब में आपने फुल कोर्ट बनाने की बात की, तो आप बेहतर बता सकते हैं, वहीद साहब बेहतर बता सकते हैं कि आया किन मामले में, किन उमूर पर जो है ज़रूरी होता है कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाए। ये सवाबदीद यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, तो क्यों ज़रूरी है ये? आपने रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट जो आपने की है ये क्यों की है, क्या वजह है इसकी? देखिए, खान अब्दुल वली खान की जो पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इतने जजेस नहीं थे, तब भी उनमें 6 जजेस का बेंच बनाया गया, और उनसे बहरहाल वो जो जिन हालात में उनसे हुक्म लिया गया या उन्होंने हुक्म सादिर किया वो दूसरी बात है, तारीख का मसला है। अब जब केस सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की कमी है, और जो पिछले दिनों जो कुछ हुआ जुडिशल कमीशन में, जज नहीं भर्ती किए जा सके या जजेस को एलिवेट नहीं किया जा सका, तो जजेस में कमी भी है। लेकिन जितने भी जजेस हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, ग्रुप से और पार्टी बाजी है, इसलिए मैं इसलिए कहता हूं कि
गुज़श्ता फैसले से भी सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ामात लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट को पार्टीजन कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया। मैं समझता हूँ कि जब फुल कोर्ट होगा तो एक तो सुप्रीम कोर्ट इल्ज़ामात से और एक्यूजेशन से, चार्जेस से बचेगा। दूसरी बात ये है कि फैसले पर कोई भी शख्स तनकीद नहीं कर सकेगा कि जनाब इसमें ये हुआ और वे हुआ और फलाना है। सारी कोर्ट होगी, तमाम जजेस होंगे उसमें। माशाअल्लाह हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत इल्म के हवाले से बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे उनका अमल भी उसी तरह हो। और मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है कौमी अहमियत का है। ये इमरान खान कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत पॉपुलर लीडर है, क्योंकि जिस हालत में उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, हैदर, निकल आया। मैं सर आपके पास वापस आता हूँ, जरा वक्त बचा लूँ, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ा वक्त बचा लूँ। हैदर भाई साहब, अब मामला ये आया और जो पीटीआई ने एक मौक़िफ़ दिया उसके बाद कि जी फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं है इसमें फैसले में, या इलेक्शन कमीशन ने उस पर ज़्यादा बात नहीं की, ममनुआ फंडिंग का जिक्र है। ज़रा ये थोड़ी सी तशरीह कर दें कि ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क। और दूसरी बात, अगर इसको ये समझा जाए कि अगर कोई हुकूमत डायरेक्टली किसी जमात को या इदारे को पैसा देती है तो क्या वो फॉरेन फंडिंग कहलाएगी? देखें, वो एक अजीब तरह से ये तफरीक कर रहे हैं। असल में जो तफरीक है वो ये है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है, उसमें बेशतर मोर और लेस सारी फॉरेन फंडिंग जो है वो इंडिविजुअल्स के अलावा, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल है इसके अलावा वो ममनू है वैसे ही। तो अब दूसरी ये फंडिंग है कि आप इसलिए पैसे फॉरेन फंडिंग लें या प्रोहिबिटेड फंडिंग लें कि आप नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करना चाहते हैं, उस पर जो है वो पार्टी डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पे इनका कहना कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है। अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग भी है, हम इसे और कोई टर्म ना भी दें तो उस पर सदाकत और अमानत का केस फिर भी बनता है। अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स का केस फिर भी बनता है। अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो इस पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी का केस फिर भी बनता है, प्रोवाइडेड एक एक्स्ट्रा चीज है कि नेशनल इंटरेस्ट के बरक्स ये फंड के एक्ट करने के लिए अगर आप दिखा सकें कि ये फंडिंग ली है। वो थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट टेस्ट है पार्टी को बैन करने के हवाले से। लेकिन आपने अभी फुल कोर्ट की बात की, तो देखें फुल कोर्ट पे मैं जरा ये बस कहना चाहूंगा कि देखें दो पेचीदगियां हैं। एक तो सदाकत और अमानत का जो मेयार है, अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की केस की बात करें तो बेशक के नवाज शरीफ के केस में कुछ और नजर आया, ख्वाजा आसिफ के केस में कुछ और नजर आया, हनीफ अब्बासी के केस में कुछ और नजर आया। तो लिहाजा कानूनी पेचीदगी भी है कि विजडम हमें चाहिए पूरे कोर्ट का कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो मेयार है सदाकत और अमानत की रेंज है कि कब इस थ्रेशोल्ड के ऊपर इशू जाता है डिसऑनेस्टी का कि हम इसको कहें कि आप सदाकत और अमानत के मेयार पे ही नहीं उतरते, तो उसका तयन करने के लिए भी मेरे ख्याल से दानिश अगर सारे जज साहिबान की मिल जाए तो कानूनी पेचीदगी भी एक इशू है जिसकी वजह से फुल कोर्ट बन सकता है। दूसरा, कानून इंसाफ का ना सिर्फ होना बल्कि होते हुए नजर आना, खासकर जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के एक बड़े लीडर की नाअहली की बात हो रही है, तो हमेशा ये बेहतर होगा कि ये ना कहा जा सके कि जजेस मुतनाज़ा थे। तो यहाँ पे ये दूसरा, पार्टी की अगर डिसोल्यूशन के केस की आप बात करते हैं कि डिसॉल्व करनी है आपको पार्टी, तो ये तो बहुत बड़ा कदम है, ये तो बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा केस होगा। ये इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान में जितने इनकी सीटें हैं, इस तरह की पार्टी कभी डिसॉल्व की नहीं गई है, तो फुल कोर्ट वहां भी बिल्कुल बनता है कि हो। तो मेरे ख्याल से दोनों सूरतों में कानूनी पेचीदगी की बुनियाद पे भी और इंसाफ के होते हुए नजर आने की बुनियाद पे भी फुल कोर्ट का केस बनता है। लेकिन ये तो देखें अभी बात की बात है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में है नहीं, लेकिन बेशक के नजर आ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में होंगे और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इमरान खान के हवाले से भी और हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पीटीआई के हवाले से भी। बिल्कुल ठीक। अजीम चौधरी साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो पुराने रेफरेंस भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने मेहरान बैंक स्कैंडल का जिक्र किया, कैसे पैसे आईजीआई को दिए, कैसे दिए गए। अब वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हैं कि जो मुनासिब नहीं है, वो दुनिया में मौजूद भी नहीं है, ना लिए जाएँ। एक चीज़ तो ये कि आप
आपकी जो अपनी एक रॉन्ग डूइंग है, गलत काम है, वो आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे शख्स के गलत काम के साथ कि उसने ऐसा किया था तो अगर हमने किया तो फिर आप पहले उसको पकड़ें या उसको भी सजा दें या तमाम को कानून के कटहरे में लाएं। अब ये जो मामलात इस तरह लेके चल रहे हैं और आपने एक बयानिया बनाना है, पुराने हवाले देने हैं या उसामा बिन लादेन से किसने पैसे लिए जिसका अभी तक कोई साबित नहीं हो पाया किसी तौर पर भी, तो इसको कहाँ लेके जाएं फिर हम? मतलब यही काम चलता रहेगा इसी तरीके से आप? पिछले दिनों जो फैसला आया उसमें एक फिक्रा था रुजू करने का, तो खान साहब मेरा ख्याल है उस फैसले को जहन में रख के आज की मीटिंग में रुजू के हवाले से अपने दोस्तों से मशवरा कर चुके हुए कि चूँकि उस फैसले में रुजू किया जा सका है इसलिए मैं भी रुजू की तरफ चला जाऊँ। अगर वो रुजू अल्लाह की तरफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो तो इखलाकी बुनियादों पर पॉलिटिक्स को लेकर चले थे और रियासत मदीना की बात कर रहे थे। वहाँ ना मुनाफकत थी, ना झूठ था, ना फ्रॉड था, ना इस तरह के मामला थे, ना दूसरे उससे पैसे लिए जाते थे। वहाँ तो पैसे बैतुल माल से तकसीम किए जाते थे, टैक्स लिया जाता था, पूरा लिया जाता था, लोगों को रियायत नहीं दी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के बारे में जो कहा कि अगर ये इस काम में शरीक हों तो मैं इनके साथ भी इतनी सख्त सजा दूँ, तो इससे बड़ी क्या मिसाल दी जा सकती है। यहाँ तो वो खुद कहते थे कि गरीब के लिए और इंसाफ है, अमीर के लिए और इंसाफ है, तराजू बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपने लिए कौन सा तराजू रखा? अपने लिए तराजू रखा अनील मुसर्रत को, अपने लिए तराजू रखा नकवी को, अपने लिए तराजू रखा मलिक रियाज को और इस तरह के और लोगों को। आप उनको ठेके दें, आप उनको ज़मीनें दें, आप उनको सरकारी वसाइल दें, आप उनको कौमी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त दे दें, आपका जो जी चाहे आप उनको करने दें, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी पार्टी के लिए फंड दिया। और ये बात तो कोई बड़ा अफसर टीवी पर आकर इंटरव्यू में कह चुका है कि उन्होंने मुझे कहा कि वो हमें पैसे देते हैं और खुद उनकी अपनी जबान से ये बात कही गई हुई है। अच्छा, एक वैसे सवाल आ गया जहन में उससे हट के कि आप पुराने साफ़ी हैं, सियासी जमातों के अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत देखे हैं। हम तो ये समझते थे कि जी सियासी जमात जो है वो अपने वर्कर्स या जो रजिस्टर उनके साथ होते हैं लोग पाकिस्तान में, उनसे कहते हैं जी आप 5 रुपए 10 रुपए या जितने भी अपनी इस्तात के मुताबिक दें, या जो उनका कैंडिडेट है उससे कहते हैं कि जी आप पार्टी की मदद करें, अपनी कैंपेन भी आप खुद चलाएं और पार्टी को फंड दें ताकि पार्टी अपना रोजगार चला सके, अपना काम चला सके। तो ये जो लाखों करोड़ों डॉलर्स हैं जो इस तरीके से आए, इसका क्या मकसद था? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती? हम ये कहते हैं कि IMF के पास हमारी सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी गिरवी पड़ी हुई है। क्या जिनसे हम पैसे लेते हैं और उनकी मर्जी के काम करते हैं उनके पास हम अपने मुल्क की सॉवरेनिटी क्यों नहीं गिरवी रख रहे? वो जो साजिश की बात कर रहे हैं इसमें सब गैर मुल्की लोग हैं, गैर मुल्की कंपनियां हैं। वो कहाँ है साजिश? साजिश तो ये थी कि आप बाहर से पैसा लें और पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा करें और पाकिस्तान में आप अनारकी की एक और बात, ठीक है आपने मैच कराया, आपने एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की लोगों को, तो फिर तो वो जब अभी वहीद साहब बात कह रहे थे वो तो फिर साबित हो गई कि आप खुद मौके पर मौजूद थे जब वो पैसे इकट्ठे हो रहे थे और आपको पता था काय के लिए होने। पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक तो आपने एक इवेंट किया, एक एंटरटेनमेंट दी लोगों को, आपने पर प्लेट कोई चार्जेस रख दिए, वो तो बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे दिए उनका क्या इंटरेस्ट है? कि गैर मुल्की है वो तो भाई वो क्यों देगा? फाइनेंशियल टाइम का वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कल मैंने 2-3 टीवी पे देखा, वो ये कह रहा था कि मैं तकरीबन 100 लोगों से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपको पता था ये पैसे PTI के पास जाने हैं? तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता था, हमें तो पता था फ्लाई काम के लिए जाने, हमें तो नहीं पता था इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी मुर्तजा सोलंकी साहब, अब एक बात ये कि ठीक है इमरान खान साहब के साथ कई उनके वफादार साथी खड़े हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद हैं, असद उमर हैं, लेकिन कुछ और दोस्त भी उनके माजी के हैं। मतलब आज एक ट्वीट की फौजिया कसूरी साहब ने कि खुदा के यहाँ अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, इस तरह की उन्होंने एक ट्वीट की। फिर अलीम खान साहब को देख लें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की। जहांगीर तरीन साहब आज कहाँ हैं, बहुत अकबर बाबर साहब खुद जो ये केस लेके गए थे। तो ये वो लोग हैं जो बड़े नजरियाती तौर पे भी कहते थे हमने खान साहब के साथ हैं, मदद भी की। क्या वजह हुई कि ये लोग खान साहब को छोड़ गए? उनके कंडक्ट की वजह से, या वो समझ गए थे कि ये मामला को ठीक नहीं? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिनाद पर गए हैं। जो फौजिया कसूरी और अकबर बाबर और जस्टिस वजीहुद्दीन, ये एक अलग तरह की कैटेगरी है। अलीम खान और जहांगीर तरीन जो है वो एक अलग तरह की कैटेगरी है। तो इसलिए जो लोग PTI में आज नहीं हैं या कल नहीं होंगे, या कल अगर PTI जो है उसके अंदर कोई धड़ेबंदी है तो मुख्तलिफ लोगों के छोड़ने की और वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी। लेकिन आप ये हरगिज़ ना भूलिए कि जो जिस तरीके से ये आज फैसला आया है उसके जो मुज़मरात हैं
वो बहुत फार रीचिंग होंगे, वो और जमातों के लिए भी होंगे, कुछ मजहबी जमातों पे भी होंगे जिन पर ये इल्जामात लगते रहे कि वो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से पैसे लेते रहे। लेकिन यहाँ पर तो आप देखें कि आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कोई 1.5 अरब रुपए के करीब इन्होंने जमा किए हैं, 350 से ज्यादा कंपनीज हैं, और इन्होंने पूरी तरह से डिस्क्लोज भी नहीं किए कि ये इनमें से कौन से हैं। उनमें एक साहब जो है वो यूएई का शहजादा है, वो तो बराह रास्त फॉरेन गवर्नमेंट है, उसने क्यों दिए? तो और ये सिर्फ 2013 तक का है, 14 तक, उसके बाद तो ये हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ किया होगा इसकी तफ्तीश होना जरूरी है, ताकि पता चले कि इस दौरान जब इनके पास अख्तियार था उन्होंने क्या कुछ किया। ये एक अहम बात होगी। बिल्कुल ठीक। आफरीदी साहब, अब असद उमर साहब ने एक और बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि जी ये फैसला दुरुस्त नहीं है और आइंदा भी फंडिंग के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर हम इन्हिसार करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एक असासा है पाकिस्तान का, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि अगर आप किसी और मुल्क की शरीयत लेते हैं, अमेरिका की लेते हैं या इवन के यूरोप में किसी ममालिक की लेते हैं, तो आप उस मुल्क के साथ भी वफादारी का एक हल्फ उठाते हैं जब आपको शरीयत मिलती है। तो इखलाकी तौर पर भी क्या सियासी जमात को लेनी चाहिए फंडिंग जब आप पाकिस्तान की नज़रियात की बात कर रहे हैं, रियासत की बात कर रहे हैं? आफरीदी साहब। नहीं, जो हमारा आइन है, आइन का आर्टिकल 17 है, हक है पार्टी बनाना, लेकिन उसके साथ ये शर्त है कि इसके ये तमाम जितना भी इसको फंड मिले वो अकाउंटेबल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और वो इसका सबूत देगा कि ये यहाँ से मुझे मिले। इसी तरह इलेक्शन एक्ट में है, ये जो जिस कानून के तहत अकबर अहमद साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002, उसके सेक्शन 6 में है, रूल्स में है, आपने जो भी फंडिंग वसूल करनी है आपने अकाउंट फॉर करना है कि मैंने ये किसने ली है। उसमें इंडिविजुअल से आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी से आप कंपनी से नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, माजरत, प्रोग्राम का वक्त मेरा खत्म हो गया है। हैदर वहीद साहब, आपसे भी माजरत के फाइनल कमेंट आपसे मैं नहीं ले सका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका शुक्रिया, बाकी हजरात का भी, अजीम चौधरी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।